अस्सलाम वालेकुम। कैप 6 कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में कल हमने कॉस्ट ऑफ डेट पे डिस्कशन कुछ आगे लेके चले थे। ज़ीरो कूपन बॉन्ड पे बात हुई, बैंक लोन की कॉस्ट कैलकुलेट करने की बात हुई, और मैं बार बार याद कराता रहूँ आपको कि डेट के केस में यील्ड और प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर इंक्लूजन इन बैक हम पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लेते हैं। हर वो डेट जिसकी रिटर्न पे टैक्स सेविंग है उसको हम 1 - टैक्स की एडजस्टमेंट के साथ पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट बनाते हैं। और हमने इसमें बात की भी है कि प्रेफरेंस शेयर्स आल्दो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम उसको शेयर कैपिटल में दिखाते हैं, लेकिन हमारे फाइनेंस के सब्जेक्ट में सब्सटेंस ओवर फॉर्म के असूल के तहत ये एज डेट क्लासिफाई होता है, लेकिन उसका जो रिटर्न जाता है उसको आप डिविडेंड से शायद कहते हैं या उसको इंटरेस्ट कह लें, फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमने उसको डेट कह दिया तो उसकी रिटर्न जो है वो टैक्स अलाउबल नहीं है। सो प्रेफरेंस शेयर्स की यील्ड और प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट ऑफ डेट टू द कंपनी इज़ द सेम। फिर हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे बात की थी, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मॉडल जो कल हमने डिस्कस किया था दैट वाज डीवीएम। डीवीएम का प्रिंसिपल क्या है? डीवीएम के दो फार्मूला जो हमें अवेलेबल हैं। कांस्टेंट डिविडेंड हो तो शेयर की वैल्यू कैसे एस्टिमेट की जाती है, डिविडेंड कांस्टेंट रेट पर ग्रो कर रहे हो तो शेयर की वैल्यू कैसे एस्टिमेट की जाती है। दो फार्मूलाज हमारे पास अवेलेबल थे जी शेयर वैल्यू कैलकुलेट करने का। ये फार्मूला था अगर कांस्टेंट डिविडेंड कंपनी पे करे, और कांस्टेंट डिविडेंड पे करे तो इस फार्मूले को मॉडिफाई करके केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। और इस कॉन्सेप्ट में हमने कम डिव और एक्स डिव प्राइस का मतलब भी समझा था, और अगर हमने कम डिव प्राइस को एक्स डिव बनाना हो तो वो इक्वेशन क्या है वो भी हमने यहाँ पे देखी थी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की ही डिस्कशन में अगर डिविडेंड कांस्टेंट रेट पे ग्रो कर रहा हो तो क्या फार्मूला यूज़ किया जाता है मार्केट वैल्यू डिटर्मिन करने के लिए। इस फार्मूले की भी मैंने इंटरप्रिटेशन आपको दी थी। ये भी परपेचुटी कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग का फार्मूला है, उनकी पीवी लेने का फार्मूला है, लेकिन ऐसे परपेचुटी कैश फ्लो जो कॉन्स्टेंटली जी पे एनुअली ग्रो कर रहे हों। डिस्काउंट रेट हमारा के ही है, कैश फ्लोज हमारे जी पर ग्रो कर रहे हों, तो ये फार्मूला है ऐसे कॉन्स्टेंट रेट पे ग्रोइंग कैश फ्लोज इनटू परपेचुटी की पीवी लेने का। अगेन इस फार्मूले को भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जनाब हमने दो फार्मूला लेके के कैलकुलेट करना सीखा था। कोई सवाल? अच्छा जी, बाज़ का सवाल में जैसे अब हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, इसमें में ग्रोथ रेट इन एनुअल ग्रोथ रेट इन डिविडेंड चाहिए होता है। कभी तो क्वेश्चन में हमें ग्रोथ रेट इन डिविडेंड गिवन होगा, लेकिन कभी हमें एग्जामिनर ग्रोथ रेट इन डिविडेंड एस्टिमेट करने को कहेगा। सो एस्टिमेटिंग जी एनुअल ग्रोथ रेट डिविडेंड में कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। तो जनाब डिविडेंड में ग्रोथ रेट एस्टिमेट करने के हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं। मेथड नंबर 1 इज़ नोन एज हिस्टोरिक ग्रोथ मॉडल। इसको हम एवरेजिंग मेथड भी कहते हैं, इसको हम एवरेजिंग मेथड भी कहते हैं। फार्मूला इसका देखने में बड़ा आपको कोई साइंसी फार्मूला लग रहा है, बेसिकली ये सिंपल कंपाउंडिंग की इक्वेशन है विच हैज़ बीन रीअरेंज्ड। ठीक है, तो कंपाउंडिंग की इक्वेशन है जो रीअरेंज हुई हुई है इस शेप में। तो मैं जब इलस्ट्रेशन आपसे कराऊंगा तो मैं आपको कंपाउंडिंग की इक्वेशन को भी लेके ही मैं करवाऊंगा। बल्कि तो पहले हम इक्वेशन चले, फार्मूला अगर देखें तो लेटेस्ट डिविडेंड ओवर डिविडेंड एन ईयर्स अगो, nth रूट ऑफ द होल, और ये जो 1 है ये रूट साइन से बाहर है। ठीक है, ये फार्मूला है जो हमें याद रखना है। इसको हम एवरेजिंग मेथड या हिस्टोरिक ग्रोथ मेथड कहते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 में डाटा है, उसको देख के इस फार्मूले में यूज़ करते हैं। ये फार्मूला पेज 105 पे हमारे पास अवेलेबल है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी पेज 105 पे हमारे पास है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 10, अ कंपनी करंटली पेज a dividend of 2.2, currently pays dividend 2.2. 5 years ago the dividend was 1.2. Estimate annual growth rate in dividend. ये फार्मूला आपके पास है जी, ये डाटा आपके पास है।
करंटली कंपनी ने 2.2 का डिविडेंड पे किया, 5 साल पहले कंपनी ने 1.2 का डिविडेंड पे किया, एनुअल ग्रोथ रेट बताइए। तो अगर इस फॉर्मूले की मदद से हम इस ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करें, G इज इक्वल टू लेटेस्ट डिविडेंड 2.2, डिविडेंड 5 years ago 1.2, n इज 5 - 1। सॉल्व कीजिए इसका फैक्टर को। 12.88%, ये फ्रैक्शन में आपका आंसर आएगा 0.1288 शायद, उसको फिर आप 12.88 लिखेंगे। ठीक है जी बेटा। तो ये जनाब हमारे पास G की वैल्यू आ गई। अब इसी को ज़रा मैं आपको कंपाउंडिंग इक्वेशन से समझाऊं तो कंपाउंडिंग इक्वेशन आपने सीखी हुई है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + G⁻n। आर की जगह मैंने n लगा दी, G लगा दी यहाँ पे। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि बस इसमें फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू की डेफिनेशन थोड़ी हम अपने हिसाब से बदल देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू को हम यहाँ पे अर्लीस्ट वैल्यू ले लेते हैं और फ्यूचर वैल्यू को हम लेटेस्ट वैल्यू ले लेते हैं। अर्लीस्ट डिविडेंड हमारे पास 1.2 है, लेटेस्ट डिविडेंड हमारे पास 2.2 है, सॉरी 1.2 है 1.7 है 1.2 है, ठीक हो गया जी। लेटेस्ट डिविडेंड, अर्लीस्ट डिविडेंड, और हम यहाँ पे देखते हैं, जानना चाहते हैं ये डिविडेंड किस रेट से ग्रो करके 5 सालों में 2.2 बना। सिंपल कंपाउंडिंग का फार्मूला ना, 1.2 किस रेट से 5 साल में ग्रो करके 2.2 पे पहुंचा, ये इसी शेप में अरेंज होता है। इसको हम अगर अरेंज करें ना तो यही आता है G 2.2 ओवर 1.2 रेज़ टू पावर nth रूट -1। तो ये चीज़ बेसिकली कंपाउंडिंग का फार्मूला है जो कि इस शेप में आपके अरेंज हो रहा है, लेकिन बुक में हमें ये फार्मूला लिखा नज़र आता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपाउंडिंग फार्मूला है ये, जो कि इस शेप में अरेंज किया गया है। मैथमेटिकली इस फैक्टर को आप ऐसे ही अरेंज करते हैं। तो ये जी एवरेजिंग मेथड, ये बेसिकली मेथड कर क्या रहा है, एवरेज ग्रोथ रेट बता देता है। अच्छा यहाँ पे ख्याल कीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि डिविडेंड कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रहा हो, लेकिन फार्मूले ने क्या कहा कि यहां से यहां तक पहुंचने में 5 साल लगे, तो व्हाट इज द एवरेज ग्रोथ रेट, इसलिए उसको एवरेजिंग मेथड भी कहा जाता है कि हमने यहां से यहां तक 5 साल में पहुंचा, बीच में किसी साल 10% ग्रोथ रही, किसी साल 5% रही, किसी साल 15% रही, प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है। लेकिन इस फार्मूले में हमें एवरेज ग्रोथ मिल गई कि यहां से यहां तक का सफर 5 साल में किस एवरेज रेट से हुआ। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 11 इसकी, उसमें मजीद हमारी थोड़ी सी इस फार्मूले की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। इलस्ट्रेशन 11, कंपनी हैज पेड द फॉलोइंग डिविडेंड्स पर शेयर ओवर द लास्ट 5 years। 5 साल की डिविडेंड की हिस्ट्री गिवन है जी, 2010, 11, 12, 13, 14। कैलकुलेट द एवरेज एनुअल हिस्टोरिक ग्रोथ रेट। डिविडेंड का एवरेज एनुअल हिस्टोरिक ग्रोथ रेट हमें डिटरमिन करने को कहा गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर आपको 20% की ग्रोथ नज़र आ रही है ना, और यहाँ से यहाँ तक यकीनन कोई 11-12% की, मैं ज़बानी जो देख पा रहा हूँ 11-12% की ग्रोथ है, क्योंकि सिर्फ 15 पैसे का इजाफा है, यहाँ से यहाँ तक 12 पैसे का इजाफा है, और यहाँ से यहाँ तक फिर 12 पैसे का इजाफा है। तो वेरिंग ग्रोथ है, ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हमसे कहा जाता है जी एवरेज ग्रोथ निकाल लो क्या है। और जब हम डीवीएम में जाते हैं तो हमें एक ग्रोथ रेट चाहिए होता है, हम डीवीएम के फॉर्मूले में एक ग्रोथ रेट यूज करते हैं, और हमारी अजम्पशन होती है कि पास्ट डाटा से जो हमने एवरेज ग्रोथ रेट जी निकाली है, फ्यूचर डिविडेंड पे वो कॉन्स्टेंटली अप्लाई होगी, ये हमारी अजम्पशन होती है। प्रैक्टिकली जरूरी नहीं कि कंपनी कॉन्स्टेंट रेट से डिविडेंड ग्रो कर रही हो, प्रैक्टिकली डिविडेंड में ग्रो एट अ डिफरेंट रेट, जैसे यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन हम यहाँ से जी निकालेंगे उसी फार्मूला की मदद से। अब वो फार्मूला यहां पे कैसे अप्लाई होता है, G इज इक्वल टू लेटेस्ट डिविडेंड। जी ना, आप इस टेबल से बताइए व्हाट इज आवर लेटेस्ट डिविडेंड, 1.59। डिविडेंड एन ईयर्स अगो की जगह हम अर्लीस्ट डिविडेंड लेते हैं। इस टेबल में हमारे पास अर्लीस्ट डिविडेंड क्या है, 1। अब n को समझिए जरा, वो यहां पे थोड़ा सा अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। n होता है कि ये डिविडेंड
इससे कितने साल पहले, ऐसे ही है ना, डिविडेंड n ईयर्स अगो, ये लेटेस्ट डिविडेंड है, डिविडेंड n ईयर्स अगो, तो 1.59 से कितने साल पहले है? 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक है, 4 साल पहले। n इज 4। अब यहां पे n को हमने नंबर ऑफ डाटा नहीं लेना हमने कि 5 साल का डाटा तो n इज 5, क्योंकि ये आपको डिस्क्रिप्शन याद होनी चाहिए। डिविडेंड n ईयर्स अगो, आज के डिविडेंड से ये डिविडेंड कितने साल पहले है? तो 1.59 से 1 साल पहले ये था, 2 साल पहले ये था, 3 साल पहले ये था, और ये 4 साल पहले है। 1.59 से जो 1 है ये 4 साल पहले है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। तो जनाब ये 4 साल पहले 1 था, तो n इज 4। तो टेबल में विल प्लेस n एज 4 -1, 12.29%। ये जी एवरेजिंग मेथड से, हिस्टोरिक ग्रोथ मेथड से जी एस्टिमेट करना। जी एस्टिमेशन के 2 तरीके हैं। पहला मेथड हमने देख लिया, एक दूसरा मेथड, इसको हम रिटेन्ड अर्निंग मेथड भी कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग मॉडल भी कहते हैं, इसको गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। रिटेन अर्निंग मॉडल या गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है इसको। अच्छा जी, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का फार्मूला इज सिंपली G इज इक्वल टू B इंटू R, B मल्टीप्लाइड विद R। अब इस फार्मूला में B क्या है? B से मुराद दिया जाता है प्रॉफिट रिटेंशन रेट। B से मुराद दिया जाता है प्रॉफिट रिटेंशन रेट। तो प्रॉफिट रिटेंशन रेट कैसे निकला? अर्निंग्स माइनस डिविडेंड डिवाइड विद अर्निंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको बताया गया आपकी EPS 10 रुपये है, आपको बताया गया आपने डिविडेंड 4 रुपये दिया है, तो इसका मतलब आपने प्रॉफिट कितना रिटेन किया? 6 रुपये। 10 रुपये अर्निंग थी, 4 रुपये डिविडेंड दे दिया, तो बाकी रिटेन हो गया। तो रिटेंशन ओवर अर्निंग, आपने कितने % मुनाफा रिटेन किया? रेशियो में 0.60 से लिखेंगे, अदरवाइज हम इसको 60% लिखेंगे। दिस इज योर रिटेंशन रेट। क्या आपने जो मुनाफा कमाया उसका कितना % आपने रिटेन किया? फ्रैक्शन में लिखो या परसेंटेज में लिखो, एक ही बात है। हमारा रिटेंशन रेट B है, और R क्या होता है? रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बाज़ औक़ात हमें क्वेश्चन में कहीं ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के नाम से भी नजर आएगा। कभी क्वेश्चन में हमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की टर्म भी यूज करता नजर आएगा एग्जामिनर। कभी एग्जामिनर रिटर्न ऑन एसेट भी टर्म यूज करता नजर आएगा। कभी एग्जामिनर हमें रिटर्न ऑन एक्विटी भी टर्म यूज करता नजर आएगा। सो रेट ऑफ रिटर्न हमें किसी भी नाम से दिया जाए, एग्जामिनेशन में फार्मूला क्या है? रिटेंशन रेट इनटू रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड पे है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, रिटर्न ऑन एसेट है, रिटर्न ऑन एक्विटी है, बाय वट एवर नेम एग्जामिनर में कॉल इट। ठीक है जी। सो वेरी सिंपल फार्मूला B इंटू R। अच्छा, इसमें बिफोर वी गो इनटू द इलस्ट्रेशन, एक आध इलस्ट्रेशन तो G की है, बाकी सारी KE की कैलकुलेशन की रिविजन है हमारी, जो कल हमने सीखी थी। हमें एग्जाम में ग्रोथ रेट किस फार्मूला से निकालना होगा, दैट विल डिपेंड हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। अगर डिविडेंड की हिस्ट्री दी गई है तो हिस्टोरिक ग्रोथ मॉडल से वहाँ से निकाल लेंगे। अगर हमें अर्निंग और ये डाटा दिया गया है तो हम इस रेट से G निकालेंगे। तो एग्जाम में G निकालने के बारे में एग्जामिनर या तो कहे कि इस मॉडल से निकालो, उसकी इन्फॉर्मेशन दे दे, या वो हमें इन्फॉर्मेशन दे दे और उससे हम डिसाइड कर लेंगे कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है। तो वेरी सिंपल फार्मूला। आगे कुछ इलस्ट्रेशन है जी हमारे पास। 12, 13, 14, 15, 16 ये हमारे पास इलस्ट्रेशन हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन हम परफॉर्म करेंगे। स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशन नंबर 12, जो कि इस सिंपली G की कैलकुलेशन है। G नहीं है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही है। ABC Limited is about to pay
an ordinary dividend of 1.9, about to pay 1.9 a share. The share price is 20. The accounting rate of return on equity. अब rate of return आ गया, बस हमें वो equity पे या वो capital employed पे वो asset पे हमें फ़र्क नहीं पड़ता. G के calculation के लिए we need rate of return, यहाँ पे उसने दिया हुआ है, is 13% and 25% of earnings are paid out as dividend. Calculate cost of equity for the company. अच्छा, अब सवाल को हमें अप्रोच कैसे करना है? हमसे क्या कहा गया है? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के हमने दो फार्मूला पढ़े हैं, एक कांस्टेंट डिविडेंड वाला, एक ग्रोथ वाला. सबसे पहले तो फार्मूले की सिलेक्शन. तो जनाब यहां पे जब हम अर्निंग में से 25% पे हो रहा है, इसका मतलब 75% रिटेन हो रहा है. तो ये एक असूल और सीख लीजिए कि बिजनेस जब अर्निंग रिटेन करता है तो वो रिटेन क्यों करता है? जो कमाया उसमें से कुछ बांटा, कुछ रिटेन किया. यहां पे तो ज्यादा रिटेन किया, पे थोड़ा किया है. तो हम इन जनरल बात करें, बिजनेस जब अपनी अर्निंग का कुछ पोर्शन रिटेन कर लेता है, शेयर होल्डर्स को पे नहीं कर रहा, उसका मकसद क्या होता है? एक्सपेंड करना. प्रॉफिट्स आर रिटेन, बिल्कुल ठीक है, प्रॉफिट्स आर रिटेन्ड फॉर प्लैंड एक्सपेंशंस. और जब एक्सपेंशन होगी तो फ्यूचर में अर्निंग बढ़ेंगी, और जब फ्यूचर में अर्निंग बढ़ेंगी तो सेम पे आउट विल लीड टू हायर डिविडेंड्स. ठीक हो गया? तो यहां से ही वो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का कॉन्सेप्ट है कि रिटेंशन विल लीड टू ग्रोथ इन डिविडेंड्स. तो हमने कहा जी हमारे पास डीवीएम से हमने कई निकालनी है, और ये डाटा बताता है कि कंपनी प्रॉफिट रिटेन कर रही है, और जब कंपनी प्रॉफिट रिटेन करती है तो कंपनी के डिविडेंड ग्रो करते हैं. इसका मतलब हमें फार्मूला कौन सा लाना है? ग्रोथ वाला. यहां से हमने बात की फार्मूला कौन सा सिलेक्ट करना है. तो ये छोटी सी डिस्कशन से हमने फार्मूला डिसाइड किया. इस छोटी सी डिस्कशन से हमने केई का फार्मूला डिसाइड किया. हम इलस्ट्रेशन नंबर 12 को देख रहे हैं. तो केई का फार्मूला जो हमने डिसाइड किया, दैट इज विद ग्रोथ, डी नॉट इंटू 1 प्लस जी, मार्केट वैल्यू एक्स डिव प्लस जी. ये जी फार्मूला हमने डिसाइड कर लिया. अब इसमें वैल्यूज हम फीड करना शुरू करते हैं जो तो अवेलेबल है. डी नॉट मोस्ट रीसेंट डिविडेंड जो पे हो चुका है या पे होने वाला है 1.9. ग्रोथ रेट अभी हमें पता नहीं है, ग्रोथ रेट अभी हमें पता नहीं है. वर्किंग वन हम ग्रोथ रेट के लिए बना लेंगे, लेकिन मार्केट वैल्यू हमें गिवन है. बट इज इट एक्स डिव और कम डिव? इट इज कम डिव. मार्केट वैल्यू कम डिव है क्योंकि डिविडेंड इज अबाउट टू बी पेड. तो कम डिव को एक्स डिव बनाने का तरीका, कम डिव वैल्यू माइनस डिविडेंड अनाउंस्ड 1.9. ठीक हो गया जी. अब हमें ग्रोथ के लिए वर्किंग बनानी है, और हमने क्वेश्चन पढ़ते हुए देख लिया कि यहां पे जो ग्रोथ का फार्मूला लगने वाला है वो है बी इंटू आर. इस फार्मूले से आप ग्रोथ डिटरमिन करेंगे. सो आर इज रेडीली अवेलेबल एज 13%, एंड प्रॉफिट रिटेंशन रेट क्या है? 25% इज पे आउट रेट. डिविडेंड 25% है, तो भाई अर्निंग तो 75 हुआ ना, हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो फॉर्मूला सीखा था हमने. तो वो जी 75% है. तो 75% का 13% क्या आता है? इसको यूज करना सीख लीजिएगा, या इसको भी फ्रैक्शन में ले लें, इसको भी फ्रैक्शन में ले लें. फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन करें, फ्रैक्शन आएगा, उसको परसेंटेज बना लें. मैथमेटिक्स में आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए. तो कितना आया जी? 9.75%. 13% का 75%, 9.75%. ये जी हमारे पास जी आ गया. एग्रीड? ये इसको हम यहाँ फीड करेंगे 0.0975, 0.0975. तो अब दीजिए, यहाँ से आपकी के मिलेगी आपको. %21.27%. इलस्ट्रेशन नंबर 12 हमने डिस्कस की, केई कैलकुलेट की डीवीएम विद ग्रोथ के साथ. इलस्ट्रेशन नंबर 13 में
कुछ छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस हैं। पेज 106 आप अपने सामने खोल लीजिए, तो ये कैलकुलेशंस मैं आपसे शेयर करता जाता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 6 वन लाइनर कैलकुलेशंस हैं, तो मैं इसलिए इनको वहाँ से मैं बार बार द स्लाइड स्विच नहीं करता, हम किताब से ही पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन 13 नंबर में पॉइंट, इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट वन, ए लिमिटेड फॉलोज अ डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कांस्टेंट पे। हमसे कहा गया कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। 5 केसेस है, पांचों में कई निकालनी है। ए लिमिटेड फॉलोज अ डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कांस्टेंट पेमेंट ऑफ 5 रुपीज पर एनम, इट्स करंट प्राइस इज 22। तो यहां से कई निकलेगी जनाब, फार्मूला होगा डी ओवर मार्केट वैल्यू एक्स डिव। डी कांस्टेंट डिविडेंड 5 रुपये पर एनम है और करंट शेयर प्राइस 22। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी अज्यूम इट इज एक्स डिव 22.73%। इलस्ट्रेशन इसका सेकंड पार्ट, 13 का सेकंड पार्ट, बी लिमिटेड जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 6.5 रुपीज एंड इन फ्यूचर इट इज expected to grow at a constant rate of 5%. Current share price is 35. तो constant growth है डिविडेंड में, तो फार्मूला लगेगा KE is equal to D naught into 1 plus G over market value X div plus G. So D naught 24.5. D naught is 6.5, growth is 5%, मार्केट वैल्यू डिविडेंड पे हो चुका है, वो यकीनन एक्स डिवी कहलाएगी, वो है जी 35 प्लस 0.05 24.5%। ये जी पार्ट 2 हो गया जी इसका। किसी कैलकुलेशन पे कोई दिक्कत तो पूछेगा। पार्ट 3, सी लिमिटेड एक्सपेक्ट्स टू पे अ डिविडेंड ऑफ 5.2 पर शेयर आफ्टर 1 ईयर। In future, it is expected to grow at a constant rate of 7%. Current share price is 27.5%. तो जनाब KE यही ग्रोथ वाला फार्मूला एक दफा मैंने लिख दिया, अब हम सिर्फ वैल्यू स्वीट करेंगे। डी नॉट, डू वी हैव डी नॉट हियर? सी में एग्जांपल 3, दिस इज D1, दिस इज ऑलरेडी D1, सो 1 प्लस G से मल्टीप्लाई नहीं होना, डायरेक्ट 5.2 आना है। ठीक है जी, ये D नॉट इंटू 1 प्लस G ही है, 1 साल बाद का डिविडेंड है 5.2 ओवर करंट शेयर प्राइस 27.5 प्लस फ्यूचर ग्रोथ रेट 7%। लीजिए क्या ही 25.90%। ये जी पार्ट 3 हो गया। पार्ट 4, डी लिमिटेड हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 8 रुपए, जस्ट पेड, and in future this is expected to grow at a constant rate of 6.5. current share price is 45. सिंपल एप्लीकेशन है, जस्ट पेड है, डी नॉट हो गया, तो डी नॉट आपका है इलस्ट्रेशन नंबर 4 में 8, ग्रोथ रेट आपकी है 6.5065 ओवर मार्केट वैल्यू पे हो चुका है, तो एक्स डिव है 45 प्लस 0.065 24.43। ये जी पार्ट 4 हो गया। और पार्ट 5, expects to pay a dividend of 9 per share after 1 year. In future, this is expected to grow at a constant rate of 4%. Current share price is 57.5. So D1 is available. D1 is 9 over 57.5 plus growth rate is 4%. So what is K? 19.65. We are done with illustration number 13. इलस्ट्रेशन नंबर 14, ये भी छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है जो हमने सीखी हैं, उनको हम क्विकली ज़रा रिवीजन की देख रहे हैं। जी लिमिटेड जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 7.5 पर शेयर, वेयर एज 5 years ago डिविडेंड पेड वाज 5.5। ग्रोथ रेट हमसे क्या जी निकालिए, हमें इलस्ट्रेशन नंबर 14 में ग्रोथ रेट निकालने को कहा गया है। तो पहले केस में ग्रोथ रेट निकलेगा जी आपका हिस्टोरिक ग्रोथ मॉडल से। लेटेस्ट डिविडेंड इज 7.5, 5 years ago डिविडेंड वाज 5.5 and through root 5 minus 1। ये है जी हमारी ग्रोथ रेट जी की एस्टिमेशन एवरेजिंग मेथड से 6.40% पर एनम। एनुअल ग्रोथ रेट 6.4% पर एनम है। और केस 2 अगेन यहाँ पे डिविडेंड हिस्ट्री है, एवरेज मेथड से ही निकलेगा। लेटेस्ट डिविडेंड इज 11
अर्लीस्ट डिविडेंड इज 8 एंड अर्लीस्ट डिविडेंड कितने साल पहले था? 4 years पहले था। लेटेस्ट से 4 साल पहले था, -1। लीजिए जी, यहां से ग्रोथ बताइए। 8.29% पर एनम। और थर्ड इलस्ट्रेशन, H Limited earns a profit of 12 in the recent concluded year and paid a dividend of 9.5. H Limited has historically earned return on asset of 15%. तो जनाब ये रिटेंशन मॉडल लगेगा, G इज इक्वल टू B इंटू R, और B होता है प्रॉफिट अर्न माइनस डिविडेंड पेड ओवर प्रॉफिट अर्न, ये B हो गया, और R इज 15%। तो जनाब यहां से G क्या आया? रिटेंशन रेट, प्रॉफिट रिटेंशन रेट इंटू 15%, 3.13%। इलस्ट्रेशन 16 जरा देखिए। इलस्ट्रेशन 16 में हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिटरमिन करने को कहा गया है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, 0, 1, 2, 3 एंड 4 का एस्टिमेटेड है। अच्छा, यहाँ से कैप्चर करना पॉइंट, एस्टिमेटेड का मतलब पे अभी नहीं हुआ, प्रपोज है। करंट मार्केट वैल्यू पर शेयर इज 500। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। यहाँ से फिर हमारी थॉट प्रोसेस शुरू होगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के 2 फॉर्मूलाज हैं, एक कांस्टेंट डिविडेंड और एक विद ग्रोथ। तो यहाँ पे कौन सा लगना है? डिविडेंड ग्रो कर रहा है ना, तो ग्रोथ वाला फार्मूला लगना है। तो जनाब ग्रोथ वाला फार्मूला सामने लाएंगे और उसके लिए जो डाटा चाहिए वो कैप्चर करेंगे। हम के ई कैलकुलेट करेंगे, डी नॉट इंटू 1 + जी ओवर मार्केट वैल्यू एक्स डिव प्लस जी से। तो डी नॉट मीन्स लेटेस्ट डिविडेंड, लेटेस्ट डिविडेंड प्रपोज है, हम वही लेंगे 14.5। ग्रोथ रेट हमें अभी नहीं पता, हमें वर्किंग से लाना पड़ेगा। वर्किंग 1 हम ग्रोथ रेट की बना लेंगे। मार्केट वैल्यू एक्स डिव हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। 500 रुपये करंट प्राइस है और ये कम डिव है, यकीनन इस पे से प्रपोज डिविडेंड माइनस कर दें, एक्स डिव हो जाती है। और जी एस्टिमेट करने हैं, वो निकलेगा डिविडेंड हिस्ट्री से। डिविडेंड हिस्ट्री हमें गिवन है, लेटेस्ट डिविडेंड 14.5 है और अर्लीस्ट डिविडेंड जो हमें गिवन है वो 1, 2, 3, 4 साल पहले है और वो है 10 रुपये। तो जनाब यहाँ से जी बताइए क्या आ रहा है? जी 9.73%। तो इसको यहाँ फीड करेंगे 0.0973, 0.0973। यहाँ से जी निकाल लीजिए, सॉरी के ई निकाल लीजिए क्या आता है। जी वर्कआउट किया, फार्मूला में फीड किया, फ्रैक्शन। के ई बताइए क्या आगे? 13%। के ई इज 13%। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, डीवीएम पे और डिविडेंड के ग्रोथ रेट कैलकुलेशन पे हमारी वर्किंग कुछ हुई। अब हम एक स्टेप आगे मूव करेंगे और देखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के दूसरे मेथड को, कैपम, कैपिटल एसेट
pricing model can also be used to calculate KE. ये एक एडवांस्ड मेथड है जिसकी डिटेल्ड डिस्कशन तो CFAP 4 में आने वाली है, जिसमें एक एक कंपोनेंट्स के इसके हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमें यहाँ पे सिर्फ ये बेसिक इक्वेशन याद रखनी है। इस बेसिक इक्वेशन के जो ये फैक्टर्स हैं इनको आप समझे याद ही करना, मैं कहूँगा समझाने वाला भी यहाँ पे हमारा स्कोप नहीं है। हमें पता होना चाहिए इस इक्वेशन में ये जो वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं वैल्यू क्या है। हमें क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल होंगी वैल्यूज़, हमें सिर्फ उनको रिलेट करके पिक करके यहाँ फीड करनी है, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। इनके जो वेरिएबल्स हैं मैं एलैबोरेट कर देता हूँ, फिर इक्वेशन हम याद कर पाएंगे। वेरिएबल में पहला वेरिएबल आ रहा है के इज इक्वल टू RF। RF क्या है जी? इट इज़ द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। RF स्टैंड फॉर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से मुराद होता है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स पे जो हम रिटर्न कमा सकते हैं। और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट समझी जाती हैं इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। आपके स्टेट बैंक जो सिक्योरिटीज़ इशू करता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं जो गवर्नमेंट के, वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। क्योंकि ग्लोबल एक कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट विल नेवर डिफ़ॉल्ट। ये ग्लोबल एक क्राइटेरिया है। आल्दो इन अ वेरी वेरी रेयर सिचुएशंस गवर्नमेंट्स भी डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं। जैसे रिसेंटली आपने फिनोमेना देखा, श्रीलंकन गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, उसने डिफ़ॉल्ट किया। बट दिस इज़ द ग्लोबल जनरल अजम्पशन, गवर्नमेंट्स विल नेवर डिफ़ॉल्ट। उसके तहत रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है ऐसी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न को जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट पे मिलती हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट पे। तो जनरली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले में बहुत कम होती हैं, क्योंकि रिस्क ही नहीं ना लिया तो रिटर्न भी कम होगी। आपने सेविंग सर्टिफिकेट लिया गवर्नमेंट का, मे बी 6% रिटर्न देगा। आप वही सेविंग सर्टिफिकेट किसी बैंक का लोगे, वो शायद 7 या 7.5% रिटर्न देगा, क्योंकि है वो भी सेविंग, फिक्स रिटर्न है। लेकिन आप वही पैसा किसी इक्विटी इन्वेस्टमेंट में डालोगे तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको 15-20% रिटर्न आएगा, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या है? रिटर्न दैट इन्वेस्टर रिसीव ऑन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट सच एज गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो RF का मतलब हमें समझ आ गया। अब आ जाइए जी RM। RM क्या है? RM is average return on equity investment available in stock market. Average return on stock market में equity investment होती है ना, तो average return on equity investment। stock market में हजारों कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। एवरेज रिटर्न क्या स्टॉक मार्केट की? एक कंपनी 10% दे रही है, एक 12 दे रही है, एक 20 दे रही है, एक 6 दे रही है, एक 30 दे रही है। तमाम कंपनीज की एवरेज रिटर्न स्टॉक मार्केट में क्या है? स्टॉक मार्केट में 1000 कंपनी लिस्टेड है, 2000 कंपनी लिस्टेड है, उन तमाम कंपनीज की एवरेज रिटर्न, उसको हम RM कहते हैं, ठीक है जी। इसको हम मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। इट इज एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट कह लें या इसको मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कह लें। RM, M का वर्ड फॉर मार्केट इसमें यूज किया गया है। सो एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट या एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज मार्केट रिटर्न, वट एवर वे यू कॉल इट। ये RM क्या बताता है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। अब एग्जामिनर इसको किस मीनिंग, किस टर्म से बुलाए, बुलाता बात है। डिस्क्रिप्शन मैंने समझा दिया आपको। KSE 100 या KSE तो PSX चल रहा है, PSX का इंडेक्स 100 इंडेक्स ही है इसका भी। KSE तो बेचारी फोत होगी ना, वो KSE 100 होता था, LSE 30 इंडेक्स होता था, ठीक है। लेकिन मैं इसका इंडेक्स का मतलब समझा दूं पहले वेरी ब्रीफली आपको। इंडेक्स होता क्या है? इंडेक्स ऊपर चला गया, इंडेक्स नीचे आ गया। बेसिकली लेट्स अज्यूम PSX 100 इंडेक्स है, मेरा ख्याल है 100 ही है शायद, क्योंकि KSE 100 था तो PSX भी मेरा ख्याल 100 ही होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स, इसमें सिर्फ 100 कंपनीज सेलेक्ट की जाती हैं। KSE में तो PSX में तो हज़ारों कंपनीज लिस्टेड हैं, लेकिन इंडेक्स के मकसद के लिए सिर्फ 100 कंपनी सेलेक्ट की जाती हैं। जब इंडेक्स बनाया गया था, जब भी बनाया गया आज से 25, 30, 40, 50 साल पहले, जब भी स्टॉक एक्सचेंज हमारा स्टार्ट हुआ,
तो हमने 100 कंपनीज, जो भी स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट थी उन्होंने 100 कंपनीज सिलेक्ट की थी। 100 कंपनीज की सिलेक्शन बड़ी वाइजली की गई। हर सेक्टर, टेक्सटाइल, ऑयल, कार मैन्युफैक्चर, बैंक्स, लीजिंग, मुदारवा, हर सेक्टर से कंपनीज उठाई गई और जो लीडिंग कंपनीज हैं 100 इंडेक्स, 100 लीडिंग कंपनीज उठाई गई और देखा गया कि उन 100 कंपनीज की इंडिविजुअल वैल्यूज मार्केट में क्या है, शेयर्स की मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी उनकी देखी गई। और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकाली जाती है? नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू इनटू शेयर प्राइस। तो 100 कंपनीज की मार्केट वैल्यूज निकाली गई और उसको सम कर लिया गया। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 1 जनवरी 1950 को स्टॉक मार्केट हमारी बनी, तो 1 जनवरी 1950 को 100 कंपनी सिलेक्ट करके वाइजली, जो कि हमारा ख्याल था कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज की नुमाइंदा कंपनीज हैं, हमारी स्टॉक एक्सचेंज की नुमाइंदा कंपनीज हैं, लीडिंग कंपनीज हैं हर सेक्टर की, तो 100 कंपनीज की मार्केट वैल्यूज कैलकुलेट की गई, उनको सम किया गया और उसको स्टॉक मार्केट की एक बेस वैल्यू बना लिया गया से 100। अब अगले दिन अगर उन 100 कंपनीज की टोटल वैल्यू थी उसमें इजाफा आया तो वो प्रोपोर्शनेट इजाफा 100 में इनकॉर्पोरेट हो गया। अच्छा जी, वैल्यू में 10% इजाफा आया है तो इंडेक्स 100 से 110 हो गया। उन कंपनी की वैल्यूज में 5% कमी आई होती तो इंडेक्स 100 से 95 हो जाता। तो ये इंडेक्स ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये स्टॉक मार्केट पूरी मार्केट के शेयर्स ऊपर नीचे होने से नहीं होता, ये उन 100 कंपनीज के ऊपर नीचे से होना था। उन 100 कंपनीज के टोटल वैल्यू ऊपर गई है या नीचे गई है, उसका इंपैक्ट इंडेक्स में ट्रांसलेट हो रहा होता है। बट हम जब आरएम की बात कर रहे हैं, एवरेज रिटर्न ऑफ स्टॉक मार्केट, अब इसको कैलकुलेट करना हमारे स्कोप में है नहीं। अब ये 100 कंपनीज को लेके क्या कैलकुलेट किया है किसी थ्योरिस्ट ने, हमें इसका नहीं पता, लेकिन थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये स्टॉक मार्केट की सारी कंपनीज की इंडिविजुअल रिटर्न लो क्या है और उसकी एवरेज कर लो, ठीक है। तो ये आरएम है। लास्ट फैक्टर इज बीटा, जिसकी तो बिल्कुल ही बात ही करना यहाँ पे हमारे लिए आप समझो ममनुआ है, क्योंकि इस पे तो बड़ी हमारी कैलकुलेशन पे, बीटा पे मैं कुछ 6-8 घंटे हम बात करेंगे जब हम सीफैप में जाएंगे कि बीटा होता क्या है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि आप जिस कंपनी की केई कैलकुलेट करना जा रहे हो उस कंपनी की बीटा वैल्यू ली जाती है। बीटा फैक्टर फॉर द कंपनीज इक्विटी शेयर, जिस कंपनी के आप केई कैलकुलेट करना चाहते हो उस कंपनी का बीटा। अब देखो, आरएफ का हमारी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, आरएफ तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे रिटर्न है। आरएम का हमारी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, आरएम तो मार्केट का एवरेज रिटर्न है। हमारी कंपनी का फैक्टर सिर्फ इसमें बीटा होता है। तो आपने जिस कंपनी की केई कैलकुलेट करनी होती है उस कंपनी की बीटा वैल्यू इस इक्वेशन में फीड करते हैं तो उस कंपनी की केई आ जाती है। तो ये सिंपल इक्वेशन है, हमें याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें सिर्फ ये की पता होनी चाहिए, इस की मदद से हम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। कुछ बेसिक सी कैलकुलेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 17, एक बेसिक कैलकुलेशन इस कैपम की इक्वेशन की। इलस्ट्रेशन नंबर 17, ABC company's current equity share price is 11.6 and they have beta of 1.1. Share price भी आ गई, beta भी आ गई। The current dividend of ₹1 is due to be paid in 2 weeks time and dividends are expected to grow at 6% per year in future. The market return is 15% and risk-free return is 5%. Estimate company's cost of equity capital using both DVM and CAPM. उसने दोनों मेथड से केई निकाल लिए। तो ठीक है जी, हम पहले DVM से केई निकाल लेते हैं, क्योंकि DVM से हम करते आ रहे हैं केई। तो DVM से केई लानी है तो डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो, ग्रोथ वाला फार्मूला लगना है, ठीक है जी। तो DVM से केई पहले निकालते हैं जी। इलस्ट्रेशन 17 DVM, की ग्रोथ वाला है तो लेटेस्ट डिविडेंड, डिविडेंड इज अबाउट टू बी पेड इन 2 weeks, इट इज ₹1, ग्रोथ रेट 6%, मार्केट वैल्यू करंट
गिवन इज 11.6 और डिविडेंड टू बी पेड है, तो हम इसको कम डिव लेते हुए इसमें से डिविडेंड माइनस कर देंगे, प्लस जी डिविडेंड अबाउट टू बी पेड है, 2 हफ्ते है, कोई बात नहीं, हम इसको डी कम डिव प्राइस लेते हुए डिविडेंड मार्केट प्राइस एडजस्ट करेंगे, व्हाट इज कही 16%। फिर आ जाएगा दूसरा मॉडल जो कि हम अब सीखने जा रहे हैं, विच इज कैपम। कैपम के तहत कही है जी RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, ये फार्मूला है। RF रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5%, RM market return 15%, RF again 5% and beta of the company 1.1। क्या है जनाब के यहां से 16% कॉन्सिडेंटली सेम आई है, जरूरी नहीं कि सेम आए इस इलस्ट्रेशन में, इट्स अ कोइंसिडेंस के कई दोनों से सेम आ गई मॉडल से, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि कई दोनों मॉडल्स हम कैलकुलेट करें सेम आए, बल्कि मुझे लगता है कि नेसेसरी है कि फ़र्क आएगी, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन थी, यहाँ पे डिज़ाइन ऐसा हो गया कि सेम आ गई। बट नेवर माइंड, हमें DVM से के आई वो भी निकाल दी, कैपम से क्या आई वो भी निकाल दी, क्या के वैल्यू आ रही है उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमने तो सिर्फ फार्मूला की एप्लीकेशन यहाँ पे देखी है जी। एनी क्वेश्चन? हमने कॉस्ट ऑफ डेट के डिफरेंट कंपोनेंट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखी, और हमने एक्विटी की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के डिफरेंट 2 फार्मूला सीखे, और उन 2 फार्मूला के साथ हमने 2 फार्मूलाज जी की एस्टिमेशन के भी बीच में सीखे। सो DVM में इटसेल्फ 2 फार्मूलाज हैं, एक फार्मूला कैपम है और 2 फार्मूलाज ग्रोथ के हैं। तो आप कहें तो हम यहाँ पे 5 फार्मूलाज इन टोटल हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 DVM के फार्मूला, 2 ग्रोथ के फार्मूलाज और 1 कैपम का फार्मूला। तो यहाँ पे के की कैलकुलेशन में फार्मूला है, 5 फार्मूलाज हैं, और इसी तरह कॉस्ट ऑफ डेट की कैलकुलेशन में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट्स की डिफरेंट कैलकुलेशन हमने सीखी थी। तो अब जनाब इन कैलकुलेशंस को लेके अल्टीमेटली उस मकसद की तरफ आते हैं जिसके लिए हमने बेसिक कैलकुलेशन सीखी हैं, दैट इज़ वैक। तो अब हम कुछ कैलकुलेशंस वैक की देखते हैं, और वैक की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जनाब ये 4 एग्जांपल्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 18। अब हम वैक की कैलकुलेशन पे हैं, हर एग्जाम्पल हमें वैक कैलकुलेट करने को कहेगी, और वैक हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? एज अ डिस्काउंट रेट टू बी यूज्ड इन प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। वैक कैलकुलेट किया जाता है प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी में, NPV मेथड है तो डिस्काउंट रेट के तौर पे यूज होता है, IRR मेथड है तो IRR को वैक से कंपेयर किया जाता है फैसला करने के लिए प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं। IRR की कैलकुलेशन में वैक यूज नहीं हुआ, लेकिन IRR के डिसीजन में वैक यूज हो जाता है, NPV की कैलकुलेशन में वैक यूज होता है। क्या? तो कंपनी हैज 10 million shares each with a market price of 4.2 whose cost is 7.5%. It has 30 million of 5% bonds with a market value trading at 101% and after tax cost of 3.5%. It has a bank loan of 5 million whose after tax cost is 3.2%. It has 2 million 8% preference shares of ₹1 whose market price is 1.33 per share and whose cost is 6%. अच्छा जी, हमें यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज बताए गए हैं, उनकी कॉस्ट भी बताई गई है, हमसे कहा जा रहा है वैक कैलकुलेट करें। तो अब हम सबसे पहले जाएंगे वैक के स्टेप्स के ऊपर। एक तो फिर जरा सामने वैक के स्टेप्स खोल लें, पेज नंबर 101 के लोअर हाफ में आ रहे हैं, ठीक है। पेज 101 के लोअर हाफ के स्टेप्स अपने सामने रखें और इलस्ट्रेशन 18 पे हम इनको अप्लाई करते हैं। तो आप स्टेप्स पढ़ते जाएंगे और इलस्ट्रेशन 18 पे हम उनको अप्लाई करते जाते हैं। तो पहला स्टेप क्या है जी इलस्ट्रेशन 18 के लिए वैक कैलकुलेट करने के लिए? आइडेंटिफाई कीजिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो जनाब हम पहला कॉलम बनाते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का। हमें क्वेश्चन में डिफरेंट सोर्सेज दिए गए हैं। सबसे पहली लाइन में शेयर्स की बात की गई है, तो शेयर्स बेसिकली इक्विटी का सोर्स होते हैं, ऐसे ही जी पहला सोर्स इक्विटी है। इसके बाद नेक्स्ट जो लाइन हमें दी गई है
उसमें कहा गया है 5% बॉन्ड्स, बॉन्ड्स हैं जी, रिडीमेबल हैं, इरिडीमेबल है, कोई जिक्र नहीं किया गया, बॉन्ड्स हैं। फिर इसके बाद थर्ड लाइन दी गई है, उसमें प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, तो जनाब सोर्स ऑफ फाइनेंस आ गए। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करना। तो जनाब कॉस्ट हमें क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल है। हमें बताया गया है इक्विटी की कॉस्ट 7.5% है, बॉन्ड्स की आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 3.5% है। बॉन्ड का रेट 5% है, हमें उसमें गर्ज नहीं है, हमें तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए होता है ना वैक में। तो उसने बताया है कि भाई रेट तो 5% है, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी है उस पर भी हमें गर्ज नहीं है, हमें तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए। 3.5% वो उठा लिया हमने। एंड देयर इज अ बैंक लोन एज वेल, सॉरी जी आई स्किप्ड बैंक लोन, देयर इज अ बैंक लोन एज वेल, एक बैंक लोन भी है और उसकी कॉस्ट आफ्टर टैक्स कॉस्ट इज 3.2%। एंड देन इज द प्रेफरेंस शेयर जिसकी कॉस्ट है 6%। लीजिए जी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई सोर्सेस, 4 सोर्सेस। स्टेप नंबर 2 हर सोर्स की कॉस्ट लेके आइए, कॉस्ट क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल थी। नेक्स्ट स्टेप हर सोर्स की मार्केट वैल्यू लेके आइए, हर सोर्स की मार्केट वैल्यू लेके आइए। तो मार्केट वैल्यू हमने पढ़ा हुआ है कि इक्विटी की होती है नंबर ऑफ शेयर्स इन इश्यू इनटू शेयर प्राइस। 10 मिलियन शेयर्स इन इश्यू इनटू शेयर प्राइस 4.2, सो रुपीज इन मिलियन में हम वैल्यू लाएं तो इट इज 42 रुपीज इन मिलियन 42। 30 मिलियन बॉन्ड्स हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 101% है। 30 मिलियन बॉन्ड्स हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 101% है। तो जनाब 13 to 101 31%, 30.3 शायद, 33 30.3। ये जी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू आ गई। हमें ये उसने बैलेंस शीट वैल्यू दी है, उस बैलेंस शीट वैल्यू पार वैल्यू पे होती है ना, बैलेंस शीट में लोन पार वैल्यू पे आता है। उसने कहा मार्केट में 101 पे ट्रेड हो रहा है, 1% ज्यादा है तो 1% हमने ऐड कर दिया। इसके बाद है जी बैंक लोन। बैंक लोन 5 मिलियन के हैं एंड वी नो कि बैंक लोन दे डोंट हैव अ मार्केट वैल्यू, इट इज द सेम 5। लास्ट इज द प्रेफरेंस शेयर्स 2 मिलियन 8% प्रेफरेंस शेयर मार्केट प्राइस 1.33, तो 2 मिलियन इंटू रुपीज 1.33 2.66। लीजिए जी इसका सम कर लीजिए, तमाम सोर्सेस की मार्केट वैल्यू का सम। बेटा इट हैज अ बैंक लोन ऑफ 5 मिलियन whose आफ्टर टैक्स कॉस्ट इज 3.2। बैंक लोन की मार्केट वैल्यू नहीं होती। बैंक लोन इज नॉट अ मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट। शेयर्स दे आर मार्केटेबल, so we take their market value. Bonds are marketable, we took their market value. Preference shares are marketable, we took their market value. Bank loan is not marketable, so we take book value as market value. Total is 79.96. लीजिए जी अब लास्ट स्टेप आ गया। स्टेप नंबर 1 सोर्सेज आइडेंटिफाई करो, स्टेप नंबर 2 कॉस्ट डिटरमिन करो, स्टेप नंबर 3 वैल्यू आइडेंटिफाई करो हर सोर्स की, और लास्ट स्टेप होता है आपका वैक कैलकुलेट करने का। और वैक का फार्मूला भी आपको पेज 101 क्या था उसी के आगे लिखा होगा ना, और वो फार्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ अ सोर्स इनटू इट्स मार्केट वैल्यू प्लस कॉस्ट ऑफ अ सोर्स into its market value plus cost of a source into its market value plus cost of a source into its market value and divided with sum of market value. ये average cost calculate करने का एक तरीका है। There could be different ways of presenting this calculation. इस calculation को present करने के और भी तरीके हैं, but you will get the same answer. Average cost क्या आ रही है जी? Sorry, 4.4
5.48 5.67 दोबारा कैलकुलेट करें बेटा। %, ये जी हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक भी कहते हैं, जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तीनों नामों से इसको बुलाया जाता है। इलस्ट्रेशन नंबर 18 हमने की। कोई सवाल जी? अच्छा जी, ये सेशन क्लोज हुआ हमारा फर्स्ट लेक्चर।